Hi student, so welcome to my channel Indus Brains Educations and आज का जो हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है तो वो जो है जिसे कि आपने देख रहे हो उसकी सीरीज़ हमने शुरू कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का जो टॉपिक जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो है सेल्फ रिलायंस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो टर्म हमारी है टर्म सेल्फ रिलायंस की अगर हम बात करें तो इस टर्म का एक्चुअली में मतलब होता है कि हम खुद की जो इकोनॉमी है, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है एक्चुअली में आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर यानी कि इसको हमें सेल्फ सफिशिएंसी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है पहले का कि हम कंट्री की जो खुद की इकोनॉमी है उसकी रिसोर्सेज पे ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, कंट्री की जो खुद की जो रिसोर्सेज है उन पे डिपेंड कर रहे हैं एज मच एज प्रैक्टिकल एंड नॉट ओनली देन रिजोर्टिंग टू इम्पोर्ट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दस अवॉइडिंग डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इन्फ्लोज कि रिसोर्सेज हम बाहर से ना मंगाए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे ही डिपेंड हो। दूसरा जो है सेल्फ सफिशिएंसी, इसका मतलब होता है कंट्री के पास इतनी रिसोर्सेज है जितनी इसको ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो कंट्री है वो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती है। सोशल जस्टिस का मतलब होता है इंक्लूसिव, और जब हम इक्विटेबल ग्रोथ यहाँ जिस सोसाइटी में प्रैक्टिस होती हो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे सोशल जस्टिस को प्रैक्टिस किया जा रहा है, जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ जो है वो इतनी गहरी ना हो और जितने भी सारे जो रूरल है, अर्बन है, मैन है, वुमेन है, ये सब यहाँ से क्या कर सके, बेनिफिट को ले सके। ठीक है, एंड द कास्ट डिवाइड एंड इंटर रीजनल डिवाइड्स आर रिड्यूस। इसमें क्या होता है कि जो कास्ट डिवाइड्स होते हैं और जो आपस में जो इंटर रीजनल जो डिवाइड्स है, इंटर रीजनल जो डिवाइड्स है वो यहाँ पे क्या होते हैं एक्चुअली में कम होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, रिड्यूस होते हैं। अबव फोर ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं प्लानिंग प्रोसेस के। हर एक जो 5 ईयर प्लान है इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है और इनकी स्पेसिफिक प्रायोरिटीज़ भी है, वो हम अब इसमें पढ़ेंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है 5 ईयर प्लान्स के लिए, ये टॉपिक हम शुरू करें। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे रिसोर्सेज जो है 5 ईयर प्लान के लिए वो 4 तरीके से आती है। जैसे ग्रोस बजटरी सपोर्ट, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट जो है वो एक अमाउंट होता है सेंट्रल बजट का। अब तो इसमें क्या होता है कि जब ये जीबीएस जो होता है, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट जो है वो जो अमाउंट है जो सेंट्रल बजट से कहाँ पे जाता है, इन्वेस्टमेंट को के लिए फंड की तरह जो जाता है। ठीक है, ये एक सेंट्रल शेयर है किसमें, 5 साल का जो प्लान है उसमें। अब यहाँ पे क्या होता है कि असिस्टेंट हम जो देते हैं स्टेट्स को, उनके 5 साल का जो भी प्लान हुआ उसमें जितने भी फंड की ज़रूरत हुई तो ये असिस्टेंट दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल जो बजट होता है उसकी तरफ से जो भी अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा फंडिंग दी जाती है दूसरे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर को, फिर स्टेट जो बजट्स है उसको भी फंड दिया जाता है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको भी फंड दिया जाता है। डोमेस्टिक जो प्राइवेट सेक्टर हो गए उनको फंड दिया जाता है। एफडीआई जो हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये किसको दिया जाता है, इंडिया में जो आता है, जो इन्वेस्टमेंट आता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि हम सीमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर एक बैंक है, बैंक को हम बैंक का सेटअप करें। अब प्लानिंग की जो हिस्ट्री है वो हम देख लेते हैं। हिस्ट्री अगर हम देखें प्लानिंग की तो पहला जो प्लान था वो 1951 से लेके 56 के बीच का एक प्लान बनाया गया था 5 साल के लिए। पहला जो प्लान था इसने कहा कि हमें एग्रीकल्चर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक तो उस टाइम पे इंडिया के जो लोग थे वो इलिटरेट थे।
ठीक है, लिटरेसी रेट उतनी अच्छी नहीं थी। और सेकंड जो था कि ज़्यादातर जो हमारे ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा जो लोग थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे एज अ सोर्स ऑफ इनकम। सो इन व्यू ऑफ लार्ज स्केल इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, कि हमें लार्ज स्केल इम्पोर्ट करना है फूड ग्रेन्स का, ना करना पड़े, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो ना रहे इकोनॉमी से, इससे हमें क्या करना है, हमें अपनी जो कंट्री है उसकी एग्रीकल्चर पे जो है वो क्या करना है, फोकस करना है। ऑलराइट, अब एनुअल जो एवरेज ग्रोथ रेट थी पहले प्लान पे वो 3.6% थी, टारगेट हमारी 2.1% थी, तो ग्रोथ हमने अचीव की। रेनोल्ड जो इकोनॉमिस्ट थे के.एन. राज, ये एक मेन आर्किटेक्ट थे इंडिया का जो 5 साल का जो प्लान था उसके लिए। सेकंड जो प्लान था 1956 से 1961 के बीच में, इसमें जो एग्रीकल्चरल टारगेट्स जो थे प्रीवियस प्लान के वो अचीव किए गए थे। ज़्यादातर जो स्ट्रेस दी गई थी किस पे, कि हैवी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको हम एस्टेब्लिश करें, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है उनको एस्टेब्लिश करें। रेट जो था इन्वेस्टमेंट का वो टारगेटेड था कि हमें उनको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है 7% से 11%। अब जो प्लान अचीव था वो टारगेट से ज़्यादा अचीव था। प्लान जो किस पे बेस्ड था, नेहरू महालनोबिस मॉडल पे के ऊपर ये बेस्ड था, जो रिफ्लेक्ट करता है कि सेल्फ रिलायंस और बेसिक इंडस्ट्री ड्रिवन यहाँ पे क्या थी, ग्रोथ को प्रैक्टिस उस टाइम पे किया गया था। सेल्फ सफिशिएंस रिलायंस का मतलब होता है कि हम अपनी जो रिसोर्सेज है उन पे ही डिपेंडेंट रहे, मैन्युफैक्चरिंग को लेके एटसेट्रा, और बाहर से हमें रिसोर्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर बाहर से रिसोर्स हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत किसी वजह से पड़ गई तो वो क्या करेगा, इन्फ्लेशन को लेके आएगा। और इन्फ्लेशन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग हैं उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, जो बेसिक जो नीड्स है उनकी वो भी हैम्पर कहीं ना कहीं होगी। ये जो नेहरू महालनोबिस मॉडल था इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हालत में थी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट जो था हमारा उस पर डिपेंडेंट थे, प्राइमरी कमोडिटीज़ के, जैसे कि कॉटन इंडिया से बाहर जाता था, नेचुरल मिनरल्स बाहर जाते थे, ठीक है, और हमारे पास इंडस्ट्री बेस जो था वो बहुत ही नेग्लिजिबल था। नेग्लिजिबल मतलब एक तरह से वो ख़त्म ही था। अंडर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर थी हमारे पास। पहला जो फाइनेंशियल ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान था, उसने किस पे फोकस किया कि हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना है ताकि फूड सिक्योरिटी तो एटलीस्ट बनी रहे। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इसलिए था कि हमें अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज भी करना है, ताकि मॉडर्नाइज करेंगे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो हमारा जो नेशनल डिफेंस है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। अब इन रिज़ल्ट को डिलीवर करने के लिए सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसने नेहरू महालनोबिस मॉडल को अडोप्ट जो है उसको किया था। और यहाँ पे क्या था, डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस किया गया था एज इट वाज आर्टिकुलेटेड बाय जवाहरलाल नेहरूज विजन एंड महालनोबिस वाज इट्स चीफ आर्किटेक्ट। सेंट्रल आइडिया जो था इसका वो ये था कि हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी इज़ वेल कन्वेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द प्लान डॉक्यूमेंट्स। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को रैपिड होना है तो कंट्री को क्या करना है, एम करना है कि हमें कंट्री को एम करना है कैसे कि बेसिक इंडस्ट्रीज़ को हमें डेवलप करना है, और इंडस्ट्रीज़ जो मशीन बनाती है उनको भी हमें बनाना है ताकि हम और भी ज़्यादा मशीन जो है वो बना सके, ठीक है, फ्यूचर में। महालनोबिस मॉडल जो था ग्रोथ का वो बेस्ड था किस पे, प्रीडोमिनेंस पे। कौन सी प्रीडोमिनेंस किसका, बेसिक गुड्स का, जैसे कि कैपिटल गुड्स है या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स है।
जो वो गुड्स है जिसको हमें क्या करते हैं कि हम फर्दर गुड्स बनाते हैं, जिससे जैसे मशीन हो गई, टूल्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। तो ये बेस्ड है प्रेमाइस पे कि इट वुड अट्रैक्ट ऑल राउंड इन्वेस्टमेंट, जो ऑल राउंड इन्वेस्टमेंट है उसको ये अट्रैक्ट करेगा। ऑलराइट, टोटल जो है इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा। ठीक है, बूस्ट होगा तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पॉवर्टी एलिविएशन होगा। अब ये जो एम्फेसिस थी वो किस पे थी कि हमें प्रोडक्टिविटी की, जो प्रोडक्टिव एबिलिटी जो है उनको एक्सपैंड करना है। ठीक है, कैसे कि जो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल लिंकेजेस है उनको फोर्ज करके एज रैपिडली एज पॉसिबल। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट जो थे मॉडल के वो क्या थे, दूसरे जो एलिमेंट थे मॉडल के वो ये थे कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टिव बैरियर्स लेके आने हैं फॉरेन कंपटीशन के अगेंस्ट, ताकि हमें इंडियन इकोनॉमीज़ को इनेबल करना है, इंडियन इकोनॉमीज़ को कि वो डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिव्स है वो बना सके, और इंडिया की जो भी रिलायंस है फॉरेन कैपिटल पे उसको हम कम कर सके। यानी कहने का मतलब ये है कि सपोज़ करो आप कुछ परफ्यूम्स या कुछ सोप्स लेके आते हो इंडिया से बाहर, तो आप इनके ऑल्टरनेटिव जो भी ब्रांड आप ले रहे हो उस ब्रांड का ऑल्टरनेटिव आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करो। ठीक है, ये जो आपका इकोनॉमी है वो आपका जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या होगा, आपका जो पैसा है वो कंट्री से बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज आपको यहाँ पर डॉलर में पे करना पड़ेगा, जो कि हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। साइजेबल पब्लिक सेक्टर एक्टिव जो है वाइटल एरियाज में इकोनॉमी के, जैसे कि पावर, रोड्स, रेल ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। एक वाइब्रेंट स्मॉल स्केल सेक्टर ड्राइविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन फॉर डिस्पोज एंड इक्विटेबल ग्रोथ एंड प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योर्स। मतलब क्या है कि एक वाइब्रेंट स्मॉल स्केल सेक्टर हमें लेके आना है जो कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें इक्विटेबल ग्रोथ लानी है, और जो एंटरप्रेन्योर्स है, प्रेन्योर्स है हमारे कंट्री के, उनको भी मौका मिल सके। अब कोर ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, कोर ऑब्जेक्टिव क्या कि हमें जो रेट ऑफ ग्रोथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का उसको बढ़ाना है। तो इसमें क्या होगा कि जो रेट है ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो पिक्ड अप। Strategy laid the foundation for a well-diversified industrial structure within a reasonably short periods, and this was a major achievement. It gave the base for self-reliance. मतलब जो रेट ऑफ ग्रोथ था ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के को लेके वो पिक्ड अप हुआ, वो बढ़ गया। स्ट्रैटेजी लेड द फाउंडेशन फॉर अ वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी उससे बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का एक फाउंडेशन बना के तैयार किया, जो कि बहुत ही छोटे टाइम में, छोटा जो टाइम था, पीरियड था, उसमें वो बन के तैयार हुआ। एक ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इसने सेल्फ रिलायंस को यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक बेस प्रोवाइड किया। हावेवर स्ट्रैटेजी जो है वो क्रिटिसाइज्ड है, किसके लिए कि यहाँ पे जो है for the imbalances between the growth of the heavy industry sector and other spheres like agriculture and consumer goods that resulted from it। हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी जो है वो क्या है, क्रिटिसाइज्ड है। किसके लिए क्रिटिसाइज्ड है कि यहाँ पे इम्बैलेंसेस आए हैं, इम्बैलेंसेस यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंसेस आए हैं इसके बीच में, जो हैवी इंडस्ट्री सेक्टर है और दूसरे स्पेयर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। इसने फर्दर फिर क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि ये किस पे रिलाई कर रहा है, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट पे, जिसका मतलब है कि जो बेनिफिट्स है ग्रोथ का वो सारे सेक्शन पे जाए। ठीक है, ये जो अप्रोच है किसको, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है और इंक्रीमेंटल है।
ये बिलीव किया जाता है कि एक फ्रंटल अटैक जो हम लाते हैं पॉवर्टी पे, उसको बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट है, तभी पॉवर्टी जड़ से ख़त्म हो सकती है। ये भी हमें नोट करना है कि जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स है वो। तो अब जो स्टूडेंट, ये हमें नोट करना है कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट डज प्रोड्यूस रिजल्ट्स, वो रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करेगा। बट हमारा अगर पॉपुलेशन साइज़ देखें तो ग्रोथ को क्या होना है, डबल डिजिट्स में होना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबली फॉर द ट्रिकल डाउन इफेक्ट टू वर्क। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, अगर हम इसकी बात करें, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है 1956 का, तो इसमें क्या होता है, इसको 1956 में अडोप्ट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू दिस रिजोल्यूशन, इस रिजोल्यूशन के हिसाब से जो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था कि इंडिया जो था वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इंडिया क्या था, एस्टेब्लिशमेंट था किसका, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इसने 3 कैटेगरीज जो है इंडस्ट्रीज की उसको ले डाउन किया था, जो बहुत शार्पली डिफाइन की गई थी। ये जो कैटेगरीज थी ये क्या थी पहले की, जैसे शेड्यूल ए है, वो इंडस्ट्रीज जो एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी स्टेट की, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑन, और जो क्या प्रोड्यूस करता है स्टेट, वो जनरली क्या प्रोड्यूस करेगा, नए एंटरप्राइजेस को प्रोड्यूस करेगा, जिसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है वुड बी एक्सपेक्टेड ओनली टू सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द स्टेट। जिसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है उनको हम एक्सपेक्ट करेंगे कैसे, कि हमें सप्लीमेंट करना है किसके एफर्ट को, स्टेट के एफर्ट को। अब आता है शेड्यूल सी के जितनी भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ है और उनका जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वुड इन जनरल बी लेफ्ट टू द इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। कि जितनी भी रिमेनिंग जो इंडस्ट्रीज़ है उनके अगर हम फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें तो वो हमें जो प्राइवेट सेक्टर है उनके एंटरप्राइज के इनिशिएटिव को छोड़ देना चाहिए। तीसरा जो प्लान है वो 1961 से 66 के बीच में आया था। इसने इंडस्ट्री को बैलेंस करने की कोशिश की थी। इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी बैलेंस किया गया। अब थर्ड प्लान की अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव जो था थर्ड प्लान का वो ये था कि इनको एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी को प्रोड्यूस करना है, एस्टेब्लिश करना है। पहली बार इंडिया ने रिजोर्टेड टू बोरोइंग फ्रॉम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। फिर रुपी जो है उसको भी उसकी वैल्यू कम हो गई पहली बार जून 96 में। दो टेक्निकली ये थर्ड फाइनेंशियल ईयर FYP के दौरान नहीं हुआ था। टेक्निकली अगर हम बात करें एनुअल प्लान, जैसे जो थर्ड प्लान है उसने डिफ़िकल्टी को एक्सपीरियंस किया किसमें, एक्सटर्नल फ्रंट पे, जबकि क्योंकि चाइना के साथ और वॉर हुई थी 1962 में और हमारी लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान की वो पाकिस्तान के साथ 1965 में। जितने भी इकोनॉमिक ट्रबल आए थे उन्होंने क्या है डोमेस्टिक फ्रंट पे उन्होंने क्या किया, माउंट जो डोमेस्टिक फ्रंट पे माउंटेड थे। क्या हुआ, इन्फ्लेशन आया बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में, फ्लड्स आई बहुत ज़्यादा, फॉरेक्स क्राइसिस आई, और यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी क्योंकि नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की। फोर्थ प्लान की अगर हम बात करें ये 1966 में, इसलिए इसको स्टार्ट नहीं किया गया। यहाँ पे 3 एनुअल प्लान थे 1969 तक। ये जो पीरियड है इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे, जब 5 ईयर प्लान्स को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, केवल एनुअल प्लान्स जो है वो ऑपरेटेड है। तो एनुअल प्लान्स क्या थे हमारे 1966 से 67 के बीच में, 67 से 68 के बीच में और 68 से 69 के बीच में जो थे ये प्लान। अब आता है हमारा फोर्थ प्लान आता है हमारा 1969 से 74 के बीच का। मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस प्लान का वो क्या था कि ग्रोथ था स्टेबिलिटी के साथ।
प्लान ने स्पेशल एम्फेसिस किस पे दी थी? इम्प्रूव करने पे। इम्प्रूव किसका? कि कंडीशन जो है, जो अंडर प्रिविलेज और वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। कैसे? कि हमें एजुकेशन का प्रोविज़न यहाँ पे किया जा सके। एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने की ज़रूरत है। बैंक का जो नेशनलाइजेशन है, प्राइवी पर्स एबोलिशन टू प्रिंसेस। प्राइवी पर्स ये एक पेमेंट था जो फैमिलीज़ था, रॉयल फैमिली, उनको दिया जाता था प्रिंसली स्टेट्स की, क्योंकि उनका एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो इंटीग्रेट करेंगे इंडिया के साथ इंडिपेंडेंस के बाद में। तो उसको फिर हमने क्या कर दिया? एबोलिश कर दिया, जिससे हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ऑयल शॉक्स आए। जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी, उन्होंने जो ऑयल के प्राइसेस थे बहुत बार उसको इंक्रीज़ किया, इसको एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करने के लिए, ताकि वो एक डिमांड कर सके एक घर, किसके लिए? पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनके लिए। इंडो पाक वॉर जो थी वर द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन दिस प्लान पीरियड। वो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थे इस प्लान पीरियड में। अब आता है फिफ्थ प्लान। फिफ्थ प्लान आता है 1974 से 79 के बीच में। मेन ऑब्जेक्टिव जो थे प्लान के वो क्या था? ग्रोथ था। किसके साथ? सोशल जस्टिस के साथ। इट वॉज कट शॉर्ट बाय द जनता पार्टी। जनता पार्टी दैट केम टू पावर इन 1977। 1977 में जनता पार्टी जो थी वो किस में आई थी? पावर में आई थी। जनता पार्टी का जो सिक्स्थ फाइनेंशियल ईयर प्लान था वो 1977 में लॉन्च किया गया, लेकिन इसको फिर क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। कहाँ से? ऑफिशियल रिकॉर्ड से, गवर्नमेंट के द्वारा, जो 1980 में पावर में आई। और जो ऑफिशियल सिक्स्थ फाइनेंशियल ईयर प्लान था उसको हमने क्या किया? लॉन्च किया गया। ओरिजिनल फाइनेंशियल ईयर प्लान था ये अपना फुल टर्म के लिए लास्ट हुआ। जो साल था 1979 से 80 के बीच में, वो एक साल का गैप था जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ईयर प्लान जो था वो लॉन्च नहीं किया गया। तो फिर से एक प्लान हॉलीडे आया। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रोलिंग प्लान से स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।